कनाडा जाने के लिए क्या किसी किस्म का जॉब ऑफर चाहिए या लीमिया चाहिए या स्पॉन्सरशिप चाहिए, या फिर आप अपनी खुद की कंपनी खोलकर कनाडा शिफ्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इसे कनाडा का हिडन पाथवे कह रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ कंसल्टेंट की मार्केटिंग कह रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो कनाडा का C11 वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितने टाइम में PR मिल सकता है और कितनी इन्वेस्टमेंट से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दैट बीइंग सेड कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है कि जी इतना होना चाहिए। जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर PNP प्रोग्राम्स में होता है कि जहाँ पर आपको कई जगहों पर 2 लाख लगाने, कहीं पे 4 लाख लगाने, इसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप भी बिजनेस ऑनर हैं या सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं तो ये एपिसोड बहुत ही फायदेमंद होने वाली है आपके लिए। तो आइए वेलकम करते हैं सीनियर कंसल्टेंट अबू बकर आदिल को इस एपिसोड में, जिनकी 3rd जनरेशन है इस फील्ड में, हज़ारों लोगों को बैरून मुल्क मुंतकिल कराने में रहनुमाई कर चुके हैं। तो आइए वेलकम करते हैं अबू बकर सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया कश्यप, आपने एक बार फिर मौका दिया बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत से सवालात हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे इसकी मार्केटिंग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे हम देख रहे हैं मीडिया पर, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी कि ये चीज़ असल में है क्या, इसको आप थोड़ा डिफाइन कीजिए। और सबसे पहले इसमें जो C11 का वर्ड है, इसको C11 क्यों कहा जाता है? राइट, कनाडा का जो C11 बिजनेस वर्क परमिट है वो पिछले कई अरसे से जो है वो IRCC ने लॉन्च तो किया हुआ है, लेकिन वही वाली बात है कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो थोड़ा सा हिडन जेम के तौर पर होते हैं, या उनके ऊपर पहले थोड़ी सी रोशनी नहीं डाली गई होती, या लोगों की नज़र से जो है वो ओझल हो जाते हैं। क्योंकि अरसे दराज से जो लोग हैं, जब हम कनाडा इमिग्रेशन की बात करें तो वो एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स और इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर फोकस रहते हैं। और फिर ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है कि हमें कहीं ना कहीं से जॉब ऑफर मिल जाए, कोई कंसल्टेंट हमारी जुगाड़ लगवा दे तो हम शायद कनाडा पहुंच जाएंगे। अब चूंकि हालात स्किल्ड माइग्रेशन के थोड़े से जो है वो नरम गरम चल रहे हैं और कंपटीशन टफ है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, इवन प्रोविंशियल नॉमिनीज़ में भी ऑक्यूपेशन वाइज काफ़ी जो है वो नज़रअंदाजी की जा रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स पे फोकस है। तो अब कुछ लोग ऐसे ऑप्शंस चाहते हैं कि जिसके ज़रिए उनका पाथवे बन सके और किस तरीके से वो कनाडा में थ्राइव इन कर सकें। तो C11 जो वर्क परमिट है ये बेसिकली कनाडा का LMIA एग्जेम्प्ट जो है वो वर्क परमिट कहलाता है, जिसके अंदर आपको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमें पता है कि जॉब ऑफर अगर कहीं से भी निकालना होता है या कोई भी वर्क परमिट अप्लाई करना होता है तो यूजुअली कनाडा में जो है वो LMIA की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोग्राम में उसकी एग्जेम्पशन है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और कनाडा के इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम का ये एक हिस्सा है। और C11 इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इसको एक जो है वो कोड दिया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, रेगुलेशन R205A के तहत ये रन होता है। और इसके अंदर आपको ये प्रूव करना होता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं या सीनियर मैनेजर हैं, आकर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो कनाडा को किस तरीके से इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल बेनिफिट किस तरीके से दे सकता है। ठीक है, बहुत यूज़फुल बातें बताई आपने सर। लेकिन मेरे यहाँ पे एक और सवाल है कि हर बिजनेसमैन जो है, जितने भी बिजनेस ऑनर्स हैं, क्या हर बिजनेसमैन इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकता है? देखिए, इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है। उसकी वजह ये है कि हर बिजनेसमैन बहरहाल क्वालिफाई तो कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। और वो ये है कि आपको ये प्रूव करना है अपने बिजनेस प्लान के ज़रिए कि आपका जो बिजनेस होगा कनाडा में वो कितने हद तक कनाडा को बेनिफिट करेगा। उनके जिस तरह मैंने कहा कि सोशल बेनिफिट्स क्या होंगे, कल्चरल बेनिफिट्स क्या होंगे, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या होंगे। तो सब्सटेंशियल मेरिट अगर रखता है आपका आइडिया तभी उसको अप्रूवल मिलेगा। अब यहाँ पर आम फहम में करके बताया जाए तो आपका बिजनेस सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई छोटी सी आपने रियल एस्टेट की दुकान खोल ली, ठीक है, या आपने कोई ऐसा बिजनेस खोल लिया जिससे कि सिर्फ आपको या एट मैक्स आपके किसी घर में जो है वो कोई शख्स है उसको बेनिफिट होता है, तो उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नज़र नहीं आएगा कनाडा को। तो कोई ऐसा बिजनेस हो जैसे मिसाल के तौर पे कोई IT एजेंसी है, कोई डिजिटल एजेंसी है, गवर्नमेंट को भी फायदा दे सके, कि पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में लोगों के साथ सर्विसेज आप क्या दे रहे हैं, तो कोई ऐसा बिजनेस हो जो कि जो है ना बेनिफिशियल हो, स्केल कर सके कल को, और उसके ज़रिए आप जॉब्स क्रिएट कर सकें। आम फहम में अगर बताऊँ कि आप कल को कनाडा में लोकल्स के लिए भी अगर जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं तो उनका इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा उसमें। तो इसी तरह के बिजनेसेस जो है ना वो ज़्यादातर पनपते भी हैं कनाडा के अंदर, और इसी तरह के बिजनेसेस अप्रूव भी होंगे
कैद तो बहरहाल कोई नहीं है, कोई भी बिजनेस आप प्रपोज कर सकते हैं, पिच कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल आपको तभी मिलेगा मैक्सिमम कि जब आप कोई ऐसा बिजनेस लाएंगे जिसमें थोड़ा सा इनोवेशन पार्ट भी अगर है, या इस तरीके की बात आप कर रहे हैं कि जी मैं आ रहा हूँ और मेरे पास एक क्लियर प्लान है इसको ऊपर ले जाने के लिए, उसको स्केल करने के लिए एक वायबल प्लान मेरे पास मौजूद है, तभी इसमें ज़्यादातर अप्रूवल मिलते हैं। सर कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है इसमें कि इतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आप बता दें। देखें, इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आईआरसीसी ने कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई। ओके। तभी ये प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है कि यार कनाडा का बिजनेस परमिट है और कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑब्वियसली जो कि हम प्रैक्टिशनर्स हैं, एक अरसे से काम कर रहे हैं, हम लोगों को अपने तजर्बे के मुताबिक गाइड करते हैं, तो हमने देखा यही है कि मिनिमम जो है वो स्टार्टिंग $50,000 से कैनेडियन डॉलर से हो जाती है, एंड स्काई इज़ द लिमिट एक्चुअली। ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर ठीक है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। कोई छोटा सा कैफेटेरिया है, या कोई रेस्टोरेंट है, या कोई आईटी एजेंसी है, या कोई आप जो है वो डिजिटल एजेंसी खोल रहे हैं, तो उसके अंदर कितना अमाउंट रियलिस्टिकली लग सकता है कनाडा के इकोनॉमिकल सारी चीज़ों को देखते हुए, तो फिर उस हिसाब से आपने प्रपोज करना है। ये $75,000 भी हो सकती है, ये $1,00,000 भी हो सकती है, $1.5 लाख भी हो सकती है। तो जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं और जितना उस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको जो है वो प्रूव करना ज़रूरी है। लेकिन दैट बीइंग सेड कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है कि जी इतना होना चाहिए। जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर पीएनपी प्रोग्राम्स में होता है कि जहाँ पर आपको कई जगहों पे 2 लाख लगाने, कहीं पे 4 लाख लगाने, इसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। परफेक्ट। तो क्या बिजनेस पहले रजिस्टर करना होता है या वीज़ा अप्रूवल के बाद? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं। ज़्यादातर आइडियल केसेस के अंदर बिज़नेस को पहले रजिस्टर कर लेना ही आपके वीज़ा के लिए बेहतर साबित होता है। उसकी वजह ये है कि एक प्रोसेस है। आपने एक पहले बिज़नेस का आपने आइडिया कोई सोचा, हो सकता है आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उसी को आप आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर अगर आपके पास सीनियर मैनेजमेंट का तजुर्बा है तो आप कोई बिज़नेस अगर आप सोचते हैं और आप जाके कनाडा में पिच करना चाहते हैं न्यू वेंचर, आप पहले उसको सोचेंगे, उसका बिज़नेस आइडिया आप तय करेंगे, फिर बिज़नेस प्लान आप बनाएंगे। जब आप बिज़नेस प्लान बनाएंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले कंपनी स्टैब्लिश करनी है। ठीक है। जिस तरीके से लोग जानते हैं, पाकिस्तान से कराची से उठ के भी कोई लोग आते हैं, अगर दुबई में भी आते हैं मिसाल के तौर पे, तो क्या होता है कि आप यूजुअली एक LLC कंपनी बनाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं पहले कंपनी, उसका लाइसेंस आपको मिलता है, फिर आप बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो फिर आगे सिलसिला चलता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर भी आप पहले कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, लाइसेंस लेंगे, फिर उसके कुछ लवाजमात हैं, एक ऑपरेशनल चीज़ें आप थोड़ी सी खड़ी करके उनको दिखानी है कि जी आपका वेबसाइट आपको डेवलप करना है, डोमेन है खरीदना है, बैंक अकाउंट आपने करना है, ठीक है। तो यस, आपको आइडियली कोशिश करना चाहिए कि अपने बिजनेस प्लान के साथ साथ आप पहले ही कंपनी को रजिस्टर करें, उसके लाइसेंस ले लें, ओनरशिप ले लें, बैंक अकाउंट ओपन कर लें, ईमेल आईडी सेट कर लें, सोशल प्रेजेंस कर लें, वेबसाइट अपनी खड़ी कर लें, और उसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद अपने केस के साथ आप उसको पिच करें, तो फिर आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे, एग्जैक्टली मैक्सिमम चांसेस होंगे फिर वीज़ा अप्रूवल के लिए। ठीक है। और सर बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ को भी साथ मूव करवाना चाहते हैं, तो इसमें आप अपने स्पाउस और बच्चों को साथ लेकर जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि जब भी बात आती है 7 समंदर पार जाने की, तो फैमिली का साथ बड़ा ज़रूरी है, इमोशनली भी और वैसे भी। तो यहाँ पर ये बता दें हम कि फैमिली को आप साथ में लेके जा सकते हैं। स्पाउस को जो है वो ओपन वर्क परमिट मिलता है IRCC की तरफ से, यानी कि वो कोई भी काम कर सकते हैं, वहाँ पे जाके कोई भी काम कर सकते हैं वो वहाँ जाकर, और जॉब्स भी कर सकती हैं, 2 जॉब्स करना चाहें, 3 जॉब्स करना चाहें, इट कैन बी एनीथिंग, और चाहे कुछ ना भी करना चाहें तो उनकी स्वाबदीद है, तो ये कर सकते हैं। और बच्चों को जब आप साथ में लेके जा रहे हैं तो सबसे अच्छी बात ये है, कनाडा उन कुछ कंट्रीज़ में से एक है कि जहाँ पर बच्चों को स्टडी परमिट मिल जाता है, और वो वहाँ पर फिर फ्री एजुकेशन के जो है बहुत सारे बेनिफिट्स भी अवेल कर सकते हैं। तो ये ऐसा पॉइंट है कि जब आप खुद बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, जाहिर बात है अगर आपकी स्पाउस क्वालिफाइड हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट करें, वैसे तो उनके पास ओपन वर्क परमिट होगा तो वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बच्चों की फ्री एजुकेशन आप कंटिन्यू करवा देंगे स्टडी परमिट के जरिए, तो आपकी फैमिली लाइफ आप तो ये फैमिलीज के लिए एक बहुत बेस्ट प्रोग्राम भी कंसिडर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए जब लोग पूछते हैं कि यार क्या हम फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और वो इक्वली एलिजिबल होते हैं साथ में ट्रैवल करने के लिए। और सर ये स्टार्टिंग में वीज़ा मिलता कितने ड्यूरेशन का, ये C11? अच्छा, ये डिपेंड करता है, थोड़ा सा वीज़ा ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी होता है, लेकिन यूजुअली हमने ये देखा है कि 18 महीने से 24 महीने के दरमियान आपको ये वीज़ा मिल जाता है, यानी कि जो वर्क परमिट होता है, और अच्छा ड्यूरेशन। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए इनिशियली तो आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आएगा। जो लोग कनाडा को फॉलो करते हैं जिनको पता होता है कि जब आप कोई भी टेम्प्रेरी रेजिडेंस की एप्लीकेशन डालते हैं तो पहले एक आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आता है, आप उसको फिर पासपोर्ट जमा करवाएंगे, वीज़ा स्टैम्प होकर आएगा, फिर जब आप ट्रैवल करेंगे तो वहाँ जाकर आपका स्टेटस कन्फर्म हो जाता है, वर्क परमिट का जब आपको मिल जाएगा
तो उस वर्क परमिट की जो वैलिडिटी है वो यूजुअली 18 से 24 महीने के दरमियान होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक और सवाल है, क्या ये C11 वीज़ा स्टार्टअप वीज़ा का अल्टरनेटिव प्रोग्राम है? बहुत अच्छा सवाल है। स्टार्टअप वीज़ा जो है वो एक ज़माने में मिडल ईस्ट के अंदर ख़ास तौर पे ऐसे बिका ऐसे जो है वो सब्ज़ी वाले अपने रेडी पे टमाटर बेचते हैं। उसकी वजह ये है कि स्टार्टअप वीज़ा के अंदर भी यही था कि जी बहुत सारे लोग मिल करके आपस में क्लब करके कोई $50,000 डाले, कोई 60,000 डाले, वो क्लब करके जो है ना लेना होता था आपको एंडोर्समेंट। तो वो काफ़ी अर्से तक चला, लेकिन बीच में आकर अब पिछले कुछ अर्से पहले IRCC ने जो फेडरल का स्टार्टअप वीज़ा के एप्लीकेशंस हैं और जो प्रोग्राम है उसको पॉज कर दिया है। तो इसीलिए अब देखा जाए तो येस काफ़ी हद तक ये C11 जो है उसका ऑल्टरनेटिव भी कहा जा सकता है, क्योंकि स्टार्टअप वीज़ा के मुकाबले में थोड़ा सा आसान भी है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की भी कोई शर्त नहीं है और प्रोसेसिंग टाइम भी कम है। आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यस अगर आप देखें और चाहें तो इसको स्टार्टअप वीज़ा के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट। गवर्नमेंट फ़ी इसको अगर आप अप्लाई करने की बताना चाहें लोगों को एक एस्टिमेटेड। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कशिफ, आपने अच्छा कि इसको यहाँ पर आपने पिकअप किया कि फ़ीस पता होना ज़रूरी है। वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चल जाती है और हम बता रहे होते हैं, लेकिन अगर इस पॉडकास्ट के ज़रिए पता चल जाए लोगों को तो सिर्फ जो वर्क परमिट है उसकी एक ऑफिशियल फ़ी है और वो $155 तक है पर एप्लीकेंट। इसके अलावा आपने बायोमेट्रिक्स जो करना होता है, फिंगरप्रिंट्स, उसकी एक फ़ी होती है अप्रॉक्सीमेटली $85 उसकी फ़ी है। और साथ ही साथ अगर कोई शख्स सीनियर मैनेजर है और कंपनी के ज़रिए वर्क परमिट निकालता है जब मिसाल के तौर पे, तो उसको एक एम्प्लॉयर की कंप्लायंस फ़ी पे करनी है। ठीक है, तो वो $230 तक होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये ऑफिशियल खर्चा है। इसके अलावा तो अगर आप किसी की प्रोफेशनल सर्विसेज लेंगे तो वो कंसल्टेंसी चार्ज वगैरह इन्वॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज कोई शख्स अगर खुद अप्लाई करना चाहे तो मैक्सिमम यही मिनिमल सी फी है हर चीज़ की। अच्छा, हमने बहुत ज़्यादा बात की है कि हम किस तरह से इस वीज़ा को हासिल कर सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि कौन सी इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स हैं। लोगों के पास सब कुछ है, बिजनेस प्लान भी ईच एंड एवरीथिंग है, लेकिन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो रिफ्यूज़ल की तरफ लीड करती हैं आपको? देखिए, कॉमन मिस्टेक्स के अंदर यूजुअली ये होता है कि आपने बिजनेस प्लान तो बना लिया, आप बिजनेसमैन भी हैं और हो सकता है आपके पास मैनेजमेंट का तजुर्बा भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई जगहों पर लोग केयरलेस मिस्टेक्स कर देते हैं। बिल्कुल। एप्लीकेशन के अंदर रब्त होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम के अंदर जो मेजर रिफ्यूज़ल का रीज़न बनता है वो बनता है कि आपका जो बिज़नेस आइडिया है या जो बिज़नेस प्लान है आपने पिच तो कर दिया, लेकिन वो कनाडा उस पर कन्विंस नहीं हो पाया कि ये किस तरीके से आकर हमारे सोशल या इकोनॉमिकल बेनिफिट का हिस्सा बन सकता है और कैसे आप जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो वाज़ेह प्लान देना ज़रूरी है। आपका ख़ुद का रोल क्या होगा एज अ बिज़नेस ओनर, आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, आप कल को उसकी मार्केटिंग्स को, फाइनेंशियल्स को कैसे लेके चलेंगे, ये स्केल कैसे करेगा, इसका फ्यूचर प्लान आपके पास क्या है 6 महीने से लेके साल भर तक के लिए, 5 साल तक के लिए। तो वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। और फिर आप जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे, कितने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कितना टाइम आपको लगेगा, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। जब कनाडा को नज़र आएगा कि हाँ ये बिज़नेस सिर्फ एप्लीकेंट को खुद नहीं बल्कि कंट्री को भी बेनिफिट कर सकता है, तब आपको जाके अप्रूवल मिलता है। तो सबसे कॉमन रीज़न तो यही होता है। बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा कोशिश ये करना चाहिए कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं अपना खुद का भी पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स जैसे सारी ज़िंदगी जॉब ही की हो, कोई मैनेजमेंट का तजुर्बा ना हो, कोई बिज़नेस का तजुर्बा ना हो, वो कहे कि मैं C11 अप्लाई कर दूँ। कतन पॉसिबल नहीं है, अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपके पास या तो सीनियर मैनेजमेंट हो या आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, तभी आप पेश कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बिजनेस का रेलिवेंट होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा आता है, वो कहता है मैंने कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर मैनेजमेंट का मेरा तजुर्बा है 20-25 साल का और मैं अब जाकर एक बिज़नेस करना चाहता हूँ, कोई मेंटेनेंस कंपनी खोलना चाहता हूँ, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन आप आए हैं किसी कंसल्टेंट के पास या वो खुद से अगर कर रहे हैं और वो आइडिया पिच कर रहे हैं एक कैफेटेरिया खोलने का, तो टोटली इरेलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात कन्विंस आप नहीं कर पाएंगे कि जब आपके पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है हैंड्स ऑन, तो आप उसको कैसे रन करेंगे। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फील्ड का एक्सपीरियंस आपके पास है या जो आपने ज़िंदगी में किया हुआ है काम, कोशिश करें कि उसी से रेलिवेंसी बनाते हुए बिजनेस आइडिया को पिच करें। तो ये भी बहुत मेजर रिफ्यूज़ल का रीज़न होता है। जब इन चीज़ों को अबूर कर लेंगे तो फिर ये वीज़ा वन ऑफ द ईजीएस्ट पासवेज हो सकता है। एप्लीकेंट को 100% कंपनी ओन करनी होती है या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पार्टनरशिप पे भी करके जाना चाहते हैं? देखिए, दोनों तरतीब पे काम हो सकता है, पार्टनरशिप में भी हो सकता है। कम से कम एक बेंचमार्क उन्होंने बनाया हुआ है C11 के लिए कि आपको कम से कम 51% का जो है वो ओनरशिप ओन करना ही है।
ठीक है। इतना आपके पास होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेंट के तौर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा फिर आप जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बाकी परसेंटेज होल्ड कर सकता है, और बाकी 100% भी जो है वो आप रख सकते हैं। लेकिन ना लाजमी है कि 100% हो, ठीक है, और ना ही ऐसा है कि कोई मिनिमम ना हो। मिनिमम उन्होंने बनाया हुआ है कि भाई 51% का आपका शेयर होना चाहिए कंपनी में। सर इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है और एप्लीकेंट्स रियलिस्टिकली कितने टाइम का प्लान बना करके चलें? इसका प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता है, एक्चुअली केस टू केस डिपेंड करता है, फिर आईआरसीसी के पास बैकलॉग कितना है। लेकिन यूजुअली मैं जो एप्लीकेंट्स को बताता हूँ, गाइड करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आप एटलीस्ट 4 से 6 महीने का टाइम ले करके चलेंगे अपने जहन में कि लग सकता है कि यूजुअली इतना टाइम लग जाता है वीज़ा प्रोसेस होने में। कभी कभार अगर जल्दी हो तो 3 मंथ्स में भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 4 to 6 मंथ्स का इसका प्रोसेसिंग टाइम है। बहुत ही कम और नॉर्मल सा टाइम। एग्जैक्टली अगर हम कंपेयर करें स्टार्टअप वीज़ा से, जहाँ 36 महीने लग रहे थे उस प्रोग्राम में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग टाइम कम लग रहा है। जाहिर बात है हम फुली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टअप वीज़ा के जरिए आपको डायरेक्ट पीआर मिल रही थी। बिल्कुल। ये एक टेम्प्रेरी वीज़ा है, इनिशियली आपको वर्क परमिट मिल रहा है अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। इसको फिर आप कल को जाकर पीआर में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं, एक पाथवे है। कल को आप वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस लोग डायरेक्ट जो एंटरप्रेन्योर प्रोविंशियल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्किल्ड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हो सकते हैं उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, पीएनपीज़ के अंदर। दूसरे और इकोनॉमिक इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको पाथवे ज़रूर दे रहा है पीआर के लिए, और कम प्रोसेसिंग टाइम में दे रहा है, तो फिर एक नादर मौका है, इसको अवेल करना चाहिए। बिल्कुल। अब मेरा एक और सवाल है कि अगर किसी एप्लीकेंट के पास $50,000 हैं और किसी के पास $5 लाख हैं, तो आपकी नज़र में अप्रूवल के चांसेस किसके लिए ज़्यादा होंगे? देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ ना कि यार $5 लाख वाले के चांस ज़्यादा होंगे, तो थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। उसकी वजह ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, कि ये वीज़ा कभी भी वेल्थ के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार नहीं कर रहा। ये फोकस कर रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो कनाडा को बेनिफिट क्या देगा, उनकी इकोनॉमी को। अगर आप $5 लाख में भी कनाडा का बेनिफिट उनको नहीं कन्विंस कर पाए तो आप स्ट्रेट अवे रिफ्यूज हो जाएंगे। और आप मिनिमम $50,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कन्विंस कर गए प्रॉपर प्लान देकर, तो आप उसके ऊपर भी अप्रूवल ले सकते हैं, लोगों ने लिए भी हैं। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट समझना कि आपका सोशल बेनिफिट, कल्चरल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे, आपका खुद का रोल क्या होगा, ये स्केल कैसे करेगा, आइडिया क्या है, इनोवेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके अंदर हम कतई ये नहीं कह रहे कि बहुत ही इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, लेकिन आपका बिजनेस जो है वो काबिल इतना होना चाहिए कि कल को प्रिवेल कर सके। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों के चांसेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है केस प्रेजेंट करने के ऊपर। इन सिंपल कि आप इस C11 वीज़ा में आपने ये प्रूव करना है कि आप कनाडा की इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट कर पा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, आज आपने बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कनाडा का C11 वीज़ा। और मैं देखने वालों को भी यही कहूँगी कि अगर आप भी प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं कनाडा C11 वीज़ा की या किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आज ही सुपेयर कंसल्टिंग के कराची या दुबई ऑफिस को रब्ता कीजिए और हम आपकी प्रोफाइल असिस्ट करेंगे और आगे लेकर के चलेंगे। थैंक यू सो मच।